यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इतिहास के प्रोफेसर रुडोल्फ वेयर एक मैगजीन मनी मैगजीन में लिखते हैं, ये इतिहास के उस सबसे अमीर आदमी की बात है जिसकी दौलत का महज अंदाजा लगाना ही उचित होगा। इस मैगजीन में प्रोफेसर रुडोल्फ जिस अमीर इंसान का जिक्र कर रहे हैं उसे इतिहास का सबसे बड़ा अमीर इंसान कहा जाता है। नाम मानसा मूसा। आज की मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया को मिलाकर जो सल्तनत बनती थी उसे 13वीं शताब्दी में माली सल्तनत कहा जाता। मनसा मूसा इसी सल्तनत के बादशाह थे। हालांकि मानसा मूसा को बादशाह कहना टेक्निकली उचित नहीं होगा, क्योंकि अफ्रीकन लैंग्वेज में मानसा का मतलब ही होता है बादशाह। मानसा मूसा की दौलत का हिसाब लगाना आज के दौर में बहुत मुश्किल काम होगा, मगर फिर भी अंदाजे से अगर कहा जाए तो मानसा मूसा के पास 4 मिलियन अमेरिकन डॉलर इतनी दौलत थी, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब करीब 2.5 लाख करोड़ बनती है। तो क्या थी दुनिया के इतने अमीर बादशाह की कहानी, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। मूसा प्रथम माली साम्राज्य के 9वें मानसा थे। उनकी ख्याति सल्तनत में एक दानवीर और धनी शासक की थी। मूसा के पिता का नाम फगाले था। फगाले माली साम्राज्य के पहले मूसा सुनजाता के भाई अबू बकर के बेटे थे। मूसा के भाई सुलेमान के शासनकाल के दौरान वहां यात्रा करने वाले इब्न बतूता बताते हैं कि मूसा के परदादा का नाम सारी जाटा था। हालांकि मूसा का तख्त पर बैठना महज एक संयोग था। वो हुआ यूं कि मूसा से पहले जो माली साम्राज्य का शासक था उसका नाम था मोहम्मद इब्न क्यू। इब्न क्यू को समुद्री यात्रा का बहुत शौक था। एक दिन उसने अटलांटिक समंदर का पता लगाने के लिए एक एक्सप्लोरिंग मिशन का गठन किया। इस खोज के दौरान वो अपने 200 जहाजों के साथ विशाल समंदर में घुस गया और पीछे छोड़ गया विशाल माली साम्राज्य और अपना डेप्यूटी मूसा। इब्न क्यू ने वापस आने तक मूसा को अपने साम्राज्य का एक टेम्परेरी सुल्तान बनाया था, मगर सालों के इंतजार के बावजूद भी इब्न क्यू वापस नहीं आया। तब मूसा ने खुद पर लगा टेम्परेरी वाला टैग हटाकर उसे परमानेंट कर दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार मूसा की मनसा बनने की इस कहानी को मनगढ़ंत मानते हैं। उनके मुताबिक मूसा ने सल्तनत से बगावत करके अपने भाई को गद्दी से नीचे हटाया था और खुद बादशाह बने थे। खैर, मूसा जब मानसा बने तब उनकी उम्र लगभग 20 बरस की थी। गद्दी पर आते ही उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करनी चाहिए और वो थी हज की यात्रा। ऐसे में मूसा यात्रा की तैयारी में जुट गए। इन तैयारियों में पड़ोसी देशों से लोगों को पकड़ने और गुलाम बनाने के लिए छापे मारे गए। एक अंग्रेज इतिहासकार माइकल गोमेज के अनुमान के अनुसार मूसा ने अपने हज की यात्रा के लिए लगभग 6000 से भी ज्यादा लोगों को गुलाम के रूप में पकड़ा था। इन गुलामों का उपयोग यात्रा के दौरान महज मनसा की सेवा के लिए किया जाने वाला था। शायद इसी वजह से मूसा का शुरुआती शासन पड़ोसी गैर मुस्लिम राष्ट्रों के साथ युद्धों में बीता। इसी दौर में उन्होंने लगभग 24 शहरों को अपने कब्जे में कर लिया था। इन तैयारियों के बाद मूसा ने अपनी हज यात्रा की शुरुआत की। यूं तो उस वक्त मक्का के लिए जाने वाले किसी भी यात्री की यात्रा सामान्य हुआ करती थी, मगर 1324 और 1325 के बीच हुई मूसा की ये यात्रा किसी भी एंगल से सामान्य नहीं थी। उनके जुलूस में कथित तौर पर 60,000 पुरुष शामिल थे, जिनमें 12,000 केवल गुलाम थे। इन सभी गुलामों के हाथों में 2 किलो सोने की छड़ी हुआ करती, जिससे वे अपने बादशाह को संरक्षण प्रदान करते। बाकी बचे सैनिक और उच्च अधिकारियों ने सोने और रेशम से लदे वस्त्रों को पहना था, जो इस यात्रा को एक शाही यात्रा का रूप दे रहा था। अफ्रीका के तपते रेगिस्तानों के बीच चल रहा ये जुलूस मानो किसी स्वर्ग से जमीन पर आए देवता जैसा लग रहा था। मूसा अपने 7 करोड़ों का सोना लाए थे, जो उन्होंने रास्ते में चल रहे गरीबों में बांट दिया। उनका जुलूस बस दिन में सफर करता और मूसा के आदेशानुसार हर शुक्रवार को एक मस्जिद का निर्माण कराता।
जुलाई 1324 में मूसा का दल काहिरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुका था। 19 जुलाई को काहिरा नदी को पार करने से पहले उन्होंने गीजा के पिरामिडों के पास 3 दिनों तक अपना डेरा डाला। जब मूसा काहिरा में आए तब उनकी मुलाकात वहां के सुल्तान अल नासिर मोहम्मद से हुई। अल नासिर को यह उम्मीद थी कि मूसा उनके सामने आते ही उन्हें झुककर सजदा करेंगे, मगर मूसा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके हिसाब से वे एक बादशाह थे, ऐसे में एक बादशाह का दूसरे बादशाह के सामने झुकना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। जब वे अंततः सुल्तान के सामने झुके तब उन्होंने ये कहा कि वे ऐसा केवल अल्लाह के लिए कर रहे हैं। इस शुरुआती अनबन के बावजूद भी अल नसर और मानसा मूसा के बीच बहुत अच्छी पटती थी। वे घंटों तक एक दूसरे से गप्पे लड़ाते और उपहारों का आदान प्रदान करते। मूसा काहिरा में कुल मिलाकर 3 महीने रहे। इन 3 महीनों के समय में उन्होंने यहाँ के लोगों में इतना सोना बंटवाया कि रातों रात यहाँ की महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। अब आप यहाँ कहेंगे कि पैसा आने का और महंगाई बढ़ने का आखिर क्या संबंध है? इकोनॉमिक का एक आसान सा रूल होता है, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाए तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से चीजें महंगी होने लगती है। काहिरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि काहिरा को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने में पूरे 12 वर्षों का समय लगा। इससे आप मूसा के बांटे हुए धन का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, 18 अक्टूबर 1324 को मूसा का कारवां काहिरा से मक्का के लिए प्रस्थान करता है। आगे की यात्रा में भी मूसा की उदारता जारी रही और उन्होंने साथ ही तीर्थयात्री और मक्का मदीना के लोगों को कई उपहार भेंट किए। जब वे मक्का पहुंचे तब वहां के दूसरे तीर्थयात्री और मूसा के तीर्थयात्रियों के बीच अनबन शुरू हो गई। इसी बीच तलवारें खिंच गई, मगर मूसा के कहने पर उनके आदमियों ने पीछे हटने का फैसला किया। मूसा को मक्का आए महज 15 दिन ही हुए थे। ऐसे में उन्होंने वापस अपने क्षेत्र माली जाने का मन बना लिया, मगर उनके कुछ सहयोगी अभी भी मक्का में ही रहना चाहते थे। ऐसे में मुख्य कारवां को अलग छोड़ मूसा ने अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ वापस अपने क्षेत्र माली लौटने का फैसला किया। बाकी उनके साथ 12,000 गुलामों का दस्ता तो था ही। मुख्य कारवां से अलग यात्रा करते हुए मूसा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब तक वे स्वेच पहुंचे तब तक कई तीर्थयात्री ठंड, भूखमरी और डाकुओं के हमले से मर चुके थे। इसी बीच उन्होंने अपनी बहुत सी संपत्ति भी खो दी थी। पैसे खत्म होने के बाद मूसा और उनके दल को पैसे उधार लेने और काहिरा से खरीदी गई चीजों को फिर से बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये वक्त की विडंबना है कि किसी जमाने में दुनिया का सबसे अमीर बादशाह अब पैसों के लिए दर दर भटक रहा था। इन हालातों में जब वे वापस काहिरा पहुंचे तब वहां के सुल्तान अल नासिर मोहम्मद ने उन पर दया दिखाई। उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के मूसा और उनके दल को वापस अपने वतन माली लौटने के लिए पर्याप्त धन देकर रवाना किया। अपनी वापसी की यात्रा पर मूसा ने अंडालुसी कवि अबू इशाक अल साहिली से मुलाकात की, जिनकी हाजिर जवाबी और न्याय शास्त्र के ज्ञान से मूसा को बहुत प्रभावित किया। मूसा उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अबू इशाक को अपने साथ माली चलने के लिए मना भी लिया था। अन्य विद्वान जिन्हें मूसा माली लेकर आए उनमें मलिकी न्यायविद शामिल थे। मूसा ने माली लौटने के बाद मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उनकी अवधि के दौरान माली के मुख्य केंद्रों में शहरी जीवन अपने उन्नत स्तर पर था। अपनी शक्ति के अंतिम चरण तक माली साम्राज्य में कम से कम 400 से भी ज्यादा और घनी आबादी वाले शहर थे। इब्न बतूता और अब्दुल्ला इब्न असद अल याफी जैसे अरबी लेखक मूसा को धनी होने के साथ साथ उदार, सदाचारी और बुद्धिमान शासक बताते हैं। जब मूसा मक्का से होकर वापस अपने क्षेत्र माली पहुंचे तब उनके दौलत और शान शौकत के किस्से यूरोप के कुछ देशों में फैलने लगे। लिहाजा इन देशों के राजाओं ने मूसा के बारे में और भी जानने की कोशिश की। यूरोप से लोग सिर्फ इसी वास्ते माली आते थे ताकि देख सके कि मूसा के बारे में जो कहा गया है वो कितना झूठ है और कितना सच। उस जमाने में यूरोपीय लोग यात्रा के लिए जिस नक्शे का इस्तेमाल करते
उसे लैटनस एटलस कहा जाता। माली का वैभव देख यूरोप वासियों ने इस साम्राज्य को न सिर्फ इस एटलस में शामिल किया बल्कि मूसा की एक तस्वीर इस नक्शे में जोड़ दी, जिसमें उन्हें एक सोने की गेंद पकड़े दिखाया गया। मक्का की यात्रा के बाद मूसा की कहानी पहली बार कागज पर उतरी, जहां उन्हें दुनिया का सबसे अमीर सुल्तान बताया गया। हालांकि इनकी मरने की तिथि निश्चित नहीं है। इतिहासकारों की माने तो इनकी मौत लगभग 1360 के दशक में हुई थी। उनके जाने के बाद माली साम्राज्य के पांव उखड़ने लगे, जहां आंतरिक विवादों के चलते इस साम्राज्य का पतन हो गया। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैंने एक ट्रैवलर इब्न बतूता का जिक्र किया है। इतिहास के हर पन्नों की दास्तां इब्न बतूता के लिखे शब्दों के रेफरेंस से ही बनती है। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि बतूता किस देश से ताल्लुक रखते थे? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।